नमस्कार। तो आज हम अपने पॉलिटी लेक्चर में बात करेंगे सिटीजनशिप पे। और सिटीजनशिप पे हमारा जो पढ़ने का प्लान होगा वो इस तरह से होगा। पहली बात, हमारे जो संविधान में कितने आर्टिकल है, तो 395 आर्टिकल है, 12 पार्ट है, 8 शेड्यूल है। मैं उस ओरिजिनल आर्टिकल का बात कर रहा हूँ जो जिसको हमने लागू किया था 1955 में फाइनली। ये भी बात उतनी सत्य नहीं है क्योंकि कुछ हिस्सा हमने 26 नवंबर को भी लागू कर दिया था। तो ओरिजिनल कितना है जब हमने संविधान को लागू किया था, तो 395, और अभी ये 400 से अधिक है। आपके पार्ट्स भी 22 के आसपास हैं और शेड्यूल भी बढ़ गए। तो उससे आपको हड़बड़ाना नहीं है। एक्चुअली क्या है, एक टर्म आता है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट के चलते इन्हीं आर्टिकलों में जोड़ा जाता है। जो भी जोड़ा जाता है वो पार्ट ए बी सी सी डी वगैरह करके जोड़ा जाता है। हम उसको भी देखेंगे, लास्ट में हमको अमेंडमेंट भी पढ़ना होता है तो अमेंडमेंट भी देखेंगे। तो हमारा जो अभी सिटीजनशिप का जो है पार्ट 2 का, वो आर्टिकल 5 से स्टार्ट होता है। और तो 1 2 3 4 कहाँ गए, तो हम इंडिया एंड इट्स टेरिटरी में 4 तक देख चुके हैं। ओके, तो यहाँ से बैकग्राउंड, हम सिटीजनशिप वर्ड के बारे में, एक्चुअली बैकग्राउंड से आपको क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, बैकग्राउंड से क्वेश्चन ऐसे पूछता भी नहीं है। लेकिन क्या है ना, इससे थोड़ा सा आपके नॉलेज का डेप्थ का पता चलता है। तो बस इसको सुनने के लिए ऐसा, मतलब हमारे टीचर ने जो कहा था वैसे, ये आपका एक और चीज़ है, आपका जानने का हंगर बढ़ाता है बैकग्राउंड। और उसके बाद प्रोविजन और डायरेक्शन जो हम देखेंगे, जो आर्टिकल्स दिए हुए हैं 5 से लेकर के 11 तक। उसके बाद सिटीजनशिप एक्ट 1955, उसके अमेंडमेंट्स, और सिटीजन बिल 2019 जो ये मतलब अभी करेंट है, तो इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। उसके बाद स्पेशल केस है एक आसाम का, उसको हम लास्ट में देखेंगे जब तक कि आप समझ नहीं जाते। तो बैकग्राउंड कहाँ से, एक्चुअली जो है ना, बैकग्राउंड में आपको ये जानना है कि सिटीजनशिप अचानक से तो सिटीजन आ नहीं गया। पहले क्या होता था, पहले होते थे यूरोपियन कंट्री में मोनार्क, मोनार्क जो राजा होते थे, और राजा जो होते थे वो एब्सोल्यूट पावर को डिजर्व करते थे। डिजर्व नहीं कहेंगे, वो अपने पास एब्सोल्यूटिज्म, मतलब सारा पावर उन्हीं में निहित होता था। तो उनके जो लोग होते थे जिस पे वो रूल करते थे, उनको वो सब्जेक्ट मानते थे। क्या सब्जेक्ट मानते थे? जो मोनार्क होते थे, मोनार्क के लिए क्या टर्म आता था? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट उनके पीपल्स के लिए, किसको कहा जाता था? पीपल्स के लिए। पीपल्स के लिए वो टर्म क्या लेते थे? सब्जेक्ट। क्योंकि आपने ये सुना होगा, आंख के बदले आंख, कान के बदले कान। मतलब अगर राजा अपनी वाइफ वगैरह से झगड़ा करके आया है तो सब्जेक्ट का कोई अधिकार नहीं होता था। जैसे ही हम सिटीजन कह देते हैं, तो वो झगड़ा करके आया था तो वो कुछ भी कर सकता था कि हाँ, आज झगड़ा करके आया है, गुस्से में है, तो कोई बेचारा छोटा सा चोरी भी किया है तो उसको वो बोल देगा कि इसको फांसी लगा दो या इसका गर्दन काट दो, कुछ भी इनडिस्क्रिमिनेट मैनर में। तो वो होते थे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से ग्रो करके क्या आया? सिटीजन, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये सिटीजन क्या होता है? सिटीजन वो प्राणी होते हैं जिनका कुछ अधिकार होता है। इनका क्या होता है? राइट होता है। राइट भी होता है और ड्यूटीज भी होता है। ड्यूटीज क्या होता है कि अपने स्टेट के प्रति आपको एलिजियंसी रखनी है, उसको हम क्या बोलते हैं? सिटीजन। एलिजियंसी रखती है। ये दो आइडियोलॉजी पे काम करता है। वो आइडियोलॉजी भी आपका ग्रीक वर्ड है, क्योंकि सिटीजन वर्ड का कहीं ना कहीं जो ओरिजिन हुआ वो ग्रीक सिटी से हुआ, तो इसलिए ग्रीक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक ओरिजिन का ये वर्ड है सिटीजन। सिटीजन का जो दो ठो आइडियोलॉजी पे काम करता है ना, वो है आपका जस सोली। जस सोली का मतलब होता है बाय बर्थ, और एक और टर्म होता है जस सेनग्यूनिस। सेनग्यूनिस, जस सोली और जस सेनग्यूनिस। जस सेनग्यूनिस उसको कहते हैं हम, जस सेनग्यूनिस ब्लड रिलेशन, जस सोली बर्थ। मतलब सिटीजन के जो भी सिटीजन है, जितनी भी कंट्री है, उनके जितने भी सिटीजन हैं, वो सिटीजन का अधिकार या उनकी ड्यूटी किस दो शब्दों पे जो ग्रीक ओरिजिन के हैं, जस्ट सोली, या तो वो बर्थ लिए हो, इसका मतलब होता है बर्थ, और इसका मतलब होता है ब्लड रिलेशन। हम किस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं? हम जस्ट सोली को फॉलो करते हैं। इसका प्रेसिडेंस क्या है? तो नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट 1928। हाँ, 1928 नेहरू रिपोर्ट 1928 जो दिया गया था बर्केन हेड को, क्योंकि एक चैलेंज की बात आ गई थी। ये आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, चैलेंज की बात आ गई थी कि क्या तुम लोग अगर अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिख सकते हो तो लिख करके दिखाओ। तो मोतीलाल नेहरू जो कि पिताजी थे आपके जवाहरलाल नेहरू के, उन्होंने 1928 में नेहरू रिपोर्ट दिया था। उसमें हमने ये डिसगार्ड कर दिया था कि हम जस्ट सिंग्विस को फॉलो करेंगे, हम करेंगे जस्ट सोली को। हम जस्ट सोली के मतलब बर्थ के आधार पे हम सिटीजनशिप को मानेंगे, सिटीजनशिप को मानेंगे। टेक्निकली उसके बाद बात आता है कि सिटीजनशिप होता क्या है। तो सिटीजनशिप कुछ नहीं है, सिटीजनशिप एक रिलेशन है।
सिटीजनशिप रिलेशन है। रिलेशन है किसमें? बिटवीन इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स और स्टेट में, प्लस स्टेट। सिटीजनशिप क्या है? एक रिलेशन है इंडिविजुअल और उस स्टेट का। टेक्निकली सिटीजनशिप इंडिविजुअल कैसे कैसे हो सकते हैं? टेक्निकली या तो वो सिटीजन होगा, दूसरा क्या होगा? एलियन होगा। अब एलियंस का मतलब वो नहीं है जादू वाला एलियंस, वो एलियन नहीं होगा। यहाँ पे एलियन कहने का मतलब सिंपल सा है कि वो नॉन सिटीजन होगा। वो कहीं का भी हो सकता है, हमारे दुश्मन कंट्री का भी हो सकता है या हमारे फ्रेंडली कंट्री का भी हो सकता है। एलियन का मतलब जो आउटसाइडर हो, मतलब आपके ज्योग्राफिकल एरिया से जो आउटसाइडर हो। और सिटीजन रहने का फायदा क्या है? तो वो स्टेट आपको कुछ राइट देता है, स्पेशल राइट देता है, जो इसको नहीं देता है। स्पेशल राइट देता है मतलब जो अधिकार मुझे है या आपको है इंडिया में, वही एक यूएस सिटीजन के लिए नहीं है। यूएस सिटीजन का कोई आदमी आकर के यहाँ घूम सकता है, जो भी यहाँ की नेचुरल चीज़ें हैं या आर्कियोलॉजिकल साइट है, सारा चीज़ वो भ्रमण कर सकता है, देख सकता है, रह भी सकता है, जितना दिन चाहे उतना दिन रह सकता है। लेकिन वो कुछ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, पॉलिटिकल अधिकार, कुछ पोस्ट वगैरह ये सब इंजॉय नहीं कर सकते। वो कौन करेगा? सिर्फ सिटीजन करेगा। सिटीजन के पास कुछ साथ में ड्यूटीज होते हैं। ड्यूटीज मतलब आपके कुछ कर्तव्य भी होते हैं। जहां पे आपको अधिकार मिलेगा उसके पैरेलल में ही आपको कर्तव्य भी मिलते हैं। कर्तव्य क्या है? आपको अपने स्टेट के प्रति ईमानदार रहना है। स्टेट का मतलब आप कंट्री समझिए। टेक्निकल लैंग्वेज में, पॉलिटी में ना, ऐसा स्टेट बोले तो उसका मतलब आप कंट्री ही समझिए। स्टेट और कंट्री ना कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरचेंजेबल है, वो एक दूसरे के लिए हमेशा यूज होता है। तो आपके ड्यूटीज होते हैं, आपको ईमानदार रहना पड़ता है। तो ये आपका डिफरेंस हुआ एलियन। तो आप अभी तक सब्जेक्ट समझ गए, एलियन समझ गए और सिटीजन समझ गए। सिटीजन का ओरिजिन जो है ऐसा माना जाता है ग्रीक शब्द से, लेकिन ग्रीक से, और आइडियोलॉजी भी जो है वो ग्रीक से ही आई। इसके आधार पे सिटीजनशिप बना और सिटीजनशिप के कुछ अधिकार होते हैं। तो हम यहाँ तक समझ गए। उसके बाद मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जब हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन आया था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जब बन करके आया, तो क्या उसमें सिटीजनशिप एक मतलब एक कोई कानून था नागरिकता के लिए? इसका आंसर है नहीं था। कोई कानून नहीं था। कुछ डायरेक्शन थे, कुछ प्रोविजन थे जो ये बतलाते थे कि कौन इस देश का सिटीजन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। वो सिर्फ डिफाइन करके चले गए कुछ प्रोविजन। तो अब हम उन प्रोविजन को देखते हैं जो आपके 5 से शुरू होते हैं। तो आर्टिकल 5 क्या कहता है? 1 to 4 आपने देखा, मतलब ये देखिए 1 2 3 4 ये हमने देख लिया। ये हमने किस में देखा? इंडिया नहीं, यहां यूनियन लिख दो, यूनियन और टेरिटरी में। अब यहां से हम 5 से पार्ट 2, वो पार्ट 1 खत्म हो गया, पार्ट 2 से हम स्टार्ट करेंगे आपका सिटीजन। तो आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 कहता है सिटीजनशिप ऑन द commencement of constitution, that is 26 जनवरी 1950। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उस समय इनडिस्क्रिमिनेट मैनर में, एक स्ट्राइक में, किसी के साथ कोई बेईमानी नहीं, जो भी इस देश में है, वेदर वो ब्रिटिशर्स हैं, आपने एंग्लो इंडियन का नाम सुना होगा, 220 में वो खत्म हो गया, तो वो ब्रिटिशर्स हो, वो फ्रेंच हो, किसी अदर कंट्री का हो, कोई भी हो, जो भी उस देश में उस समय, इस देश में उस समय प्रेजेंट था, इस भूमि पे, वो 26 जनवरी 1950 में इस देश का खड़े खड़े सिटीजन बन गया। इसमें कोई दो राय नहीं है, सिंपल सी बात है। छठा क्या कहता है? छठा क्या कहता है? जो पाकिस्तान से इंडिया आए, जो पाकिस्तान से डायरेक्टली इंडिया आए, कहने का मतलब है कि देखिए 1947 में ये फाइनल हो गया था, 1947 में फाइनल हो गया था कि इस देश का बंटवारा होगा, और ये भी क्लियर था कि जिसको पाकिस्तान में जाना है वो पाकिस्तान में जाए, जिसको इंडिया में रहना है वो इंडिया में रहे। तो 47 से ही लोग अपने एडजस्टमेंट के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार, जो उनको अच्छा लग रहा था, कुछ लोग पाकिस्तान जा रहे थे, कुछ लोग पाकिस्तान से उठ करके इंडिया आ रहे थे। तो यहाँ पे उन्हीं के लिए ये बात कही गई कि जो भी पाकिस्तान से इंडिया आए वो सिटीजन होंगे। इसमें छोटा सा एक कंडीशन आता है, 19 जुलाई 1949। अब देखिए,
जो पाकिस्तान से इंडिया आए और इस डेट से 19 जुलाई 1949 के पहले आ गए, वो डायरेक्टली क्या है, सिटीजन हैं। वो क्या है, सिटीजन हैं। लेकिन ये बिफोर है, बिफोर जो आ गए वो सिटीजन है। अब कुछ लोग आफ्टर आए, इस डेट के जो बाद आए, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा गया परमिट नियम। एक परमिट लगा दिया गया था बॉर्डर पे, इसको कहा जाता है परमिट रूल। तो इसके बाद जो आए तो बॉर्डर क्रॉस करते थे ना, तो उनको एक लिख करके एक परमिट थमा दिया जाता था। उसके बाद इनको क्या करना पड़ता था, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, और उसके बाद ये बन जाते थे सिटीजन। उसके बाद ये भी बन जाते थे सिटीजन। तो ये एक नियम था कि पाकिस्तान से जो लोग इंडिया आए, अगर 19 जुलाई 1949 से पहले आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, खड़े आइए, सिटीजन बन जाइए। लेकिन उसके बाद आए तो आपको एक परमिट दिया जाता था, परमिट के बाद आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, और रजिस्ट्रेशन के बाद आपको सिटीजनशिप दे दी जाती थी। तो ये आपका छठा। सेवंथ वाला जो कहता है, आर्टिकल 7 क्या कहता है, आर्टिकल 7 कहता है कि कुछ लोग इंडिया से पाकिस्तान गए और फिर वापस इंडिया आ गए। ऐसे भी लोग थे। एक मन है ना, कहावत है हमारे तरफ कि घर का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। तो हमारे संविधान वालों ने उनके लिए भी जगह छोड़ा कि देखिए, वो पाकिस्तान गए, वहाँ पर गए, और उनको आज वो कितना घमंड में होंगे कि अच्छा हुआ रे पाकिस्तान में रुके नहीं, हम लोग वापस आ गए। मतलब आज उनको अपने डिसीजन पे गर्व हो रहा होगा। तो वो पाकिस्तान गए और फिर वापस आ गए, फिर वही डेट अप्लाई होता है। देखिए, 47 से ही आवागमन शुरू था, उससे पहले से ही शुरू था, 46 से ही, कि कुछ लोग पाकिस्तान जा रहे थे, कुछ लोग इंडिया आ रहे थे। तो कुछ लोग इधर से भी गए धधा करके कि अरे भाई पाकिस्तान बना है, नाम इतना खूबसूरत है। उसके बाद वो वापस इंडिया आ गए। तो उनके लिए भी वही रूल लागू होता है कि अगर वो 19 जुलाई 1949 से पहले आ गए तो बढ़िया है, आप सिटीजन हैं। या फिर इसके बाद आए तो आपको रजिस्ट्रेशन कराइए, उसके बाद आप सिटीजन हैं। तो ये सातवां। आठवां आपका कहता है, ये तो पड़ोसी को लिए हुआ। आठवां कहता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, PIO। अब थोड़ा उस समय कंटेम्पररी इंडिया के बारे में सोचिए। हम सिर्फ भारत की आज़ादी के लिए सिर्फ भारत से नहीं लड़ रहे थे, हम अलग अलग जगह पे लड़ रहे थे। हम यूनाइटेड स्टेट से लड़ रहे थे, कुछ लोग जर्मनी गए हुए थे, कुछ लोग इंग्लैंड से ही लड़ रहे थे, इंडिया हाउस, गदर पार्टी। तो ये उन रिफ्यूजियों के लिए था कि जो बाहर हैं और जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है वो भी इस देश के सिटीजन हैं। नौवा क्या कह रहा है, नाइन्थ आर्टिकल क्या कहता है, नाइन्थ आर्टिकल ये कहता है कि वॉलेंट्री एक्शन और इनवॉलेंट्री एक्शन आप समझते हैं ना, वॉलेंटियरली एक्सेप्ट सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री। अब देखिए, यहां पे आठवां तक, आर्टिकल 5 से लेकर 8 तक ये कहा गया है कि कौन कौन सिटीजन है। हमने एक लाइन खींच ली है कि इस ये जो डिग्निफाई करते हैं वो सिटीजन है। 8 ये 9 आर्टिकल नंबर 9 से ये बताया जा रहा है कि कौन से सिटीजन नहीं होंगे। तो वैसे लोग सिटीजन नहीं होंगे जो बाहर रह रहे होंगे और वॉलेंट्रियरली अपनी इच्छा से, स्वे इच्छा से उन्होंने उस देश की मतलब सिटीजनशिप को एक्वायर कर लिया हो, तो उनको हम अपना सिटीजनशिप नहीं देंगे। 10 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 10 क्या कहता है, आर्टिकल 10 आपका ये कहता है कि पार्लियामेंट आगे चल करके कोई भी लॉ, एनी लॉ, वो कंसीडर करेगी एबव प्रोविजन को, कंसीडर्ड एबव प्रोविजन। देखो बाबू, 10वां ये कहता है, आर्टिकल नंबर 10 ये कहता है कि देखिए, पार्लियामेंट आगे चल करके कुछ भी लॉ बनाती है, मतलब इसके अलावा जो हमने डायरेक्शन दिए हैं या प्रोविजन दिए हैं, तो इस प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए ही बनाएगी। ऐसा ना हो कि ऐसा रूल बना दे कि जिनको हमने सिटीजनशिप माना है अपने डायरेक्शन से उनको छांट दे। 11 में वो कहता है, 11 में राइट दिया जाता है, ये डिक्लेयर किया जाता है, इट इज डिक्लेयर्ड दैट पार्लियामेंट मेक अ लॉ।
फ्यूचर की पार्लियामेंट को एक एडवाइस दिया जाता है कि हमारे बाद आने वाले जो सांसद होंगे, जो इस देश को चलाएंगे, वो एक खूबसूरत सा लॉ बनाएंगे जिनमें जिनमें जिनको हम डायरेक्शन दे करके हम डिफाइन करके गए हैं कि वो भी इस देश के नागरिक होंगे, उनके लिए भी जगह हो। फिर से एक बार रिपीट कीजिए। 9 में क्या कहता है? 9 से शुरू होता है, 9, 10, 11। 9 में सिर्फ ये कहा गया है कि किनको हम सिटीजनशिप नहीं मानेंगे। तो 9 में ये कहा गया है कि जिन्होंने वॉलंटियरली अपना सिटीजनशिप किसी दूसरे देश का मान लिया है अपनी स्वेच्छा से, तो उनको हम नहीं मानेंगे। 8वां क्या कहता है कि कोई पर्सन है इंडियन ओरिजिन का जो बाहर रह रहा है, वो भी इस देश का नागरिक होगा। 7वां क्या कहता है? इंडिया से पाकिस्तान गया, फिर अकल ठिकाने आ गई, पाकिस्तान से वापस इंडिया आए। इस डेट को मतलब परमिट लॉ जब से लागू हुआ था, अगर उससे पहले आए तो खड़े सिटीजन, इसके बाद आए तो रजिस्ट्रेशन करा के सिटीजन, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या कहता है? 5 नंबर, सिटीजनशिप उन सबको मिलेगा निर्विवाद रूप से, विदाउट एनी कंडीशन और लाग लपेट। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 26 जनवरी 1950, जो भी इस ज्योग्राफिकल लैंड पे खड़े थे, वो कहीं के आदमी हो, कुछ भी हो, वो सारे सिटीजन हैं। छठा क्या कहता है? पाकिस्तान से जो इंडिया आए और मतलब इस डेट से पहले आए तो खड़े सिटीजन, इसके बाद आए तो आफ्टर आए तो रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उसके बाद सिटीजन बनेंगे। तो इस तरह से वो रूल बना करके चले गए। अब हमारी पार्लियामेंट ने जो हमारा पहला रूल आया, जो कानून आया एक्चुअली ऑथेंटिक, वो आया आपका सिटीजनशिप एक्ट। उन्नीस सौ पचपन। हमारा कानून कब बना था? सिटीजनशिप का हमारा कानून बना हमारे संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद। तब तक थोड़ी स्थिति संभल गई थी। थोड़ा सा आप इमेजिन करके देखिए कि लोग कितने डिस्टर्ब होंगे, और 5-10 लोगों की बात नहीं हो रही है, करोड़ों लोगों की बात हो रही है। उसमें भी कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, मेंटेनेंस कितना दिक्कत वाला था। तो काफ़ी सोच समझ करके 4 नियम दिए गए कि आप किस तरह से सिटीजनशिप ले सकते हैं भारत के, मतलब कौन कौन सा सिटीजनशिप होगा। तो पहले होगा बाई बर्थ, दूसरा बाई डिसेंट, तीसरा बाई रजिस्ट्रेशन, और चौथा बाई नेचुरलाइजेशन। तो अकॉर्डिंग टू द सिटीजनशिप एक्ट 1955, ये रास्ते हैं आपके भारत के नागरिक बनने के। तो बाई बर्थ, इसमें बहुत सारा अमेंडमेंट भी हुआ, उस सबको भी हम डील करेंगे। बाई बर्थ, बाई डिसेंट, बाई रजिस्ट्रेशन और बाई नेचुरलाइजेशन। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि एक क्लास बड़ी हो जाती है ना, तो फिर लोग पूरा क्लास देखते नहीं हैं। तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।